चलो इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर के 100 वन लाइनर देखेंगे, 100 वन लाइनर पढ़ेंगे और ये सभी लगभग सभी टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया या मेमोरी हो गया, स्टोरेज है, सारा टॉपिक से 10-10 पॉइंट उठा के 100 वन लाइनर बनाया हुआ है। और मैं आपको बताऊं ये सारे वो क्वेश्चन, ये पहला ही चार्ल्स बेबेज देख के आप ये मत समझना कि इजी है, ये जितने पॉइंट से सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है जिसको वन लाइनर के फॉर्म में मैं यहाँ टाप दिया हूँ, ठीक है। तो आपको ये सबको पढ़ना है, VVIMP है, इसको आपको ध्यान देना ही है। वेरी गुड इवनिंग। चलो लाइन से देखते चलो, जहाँ पे मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो मैं दूंगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं लगभग पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। चलो, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। लेकिन मैंने सभी चीज के फादर बताए हुए हैं नोट्स में, है ना, सभी चीज के फादर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अलग है, ठीक। तो जितने भी फादर हैं सबको आपको याद रखना है अपने फादर के नाम के अलावा। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था? तो यहाँ पे आप एनियक मत मार देना, ठीक है। तो जो एनियक पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो एनियक है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जबकि मैकेनिकल कंप्यूटर किसको बोलेंगे? एनालिटिकल इंजन को, ठीक है, एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन शब्द कंप्यूट या कंप्यूटेयर, ठीक है, कंप्यूट या कंप्यूटेयर से हुआ है। कंप्यूटेयर का मतलब यह है टू कंप्यूट और टू कंप्यूट का मतलब है टू कैलकुलेट, ठीक। तो ये शब्द याद रखेंगे, जितने पॉइंट से सारे एग्जाम में पूछे गए हैं वन लाइनर के फॉर्म में क्यों। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? एनियक। 1946 में इसका आविष्कार हुआ, या हाँ आविष्कार आप बोल सकते हैं, या डेवलप किया गया। एनियक, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये 1946 में डेवलप किया गया है। पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था पूछा जाए तो यूनिवैक, ठीक, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। मैंने बोला अगर 20 क्वेश्चन पहले कंप्यूटर पूछा जाता था तो 2 से 3 सवाल फुल फॉर्म के होते थे, अभी भी 10 क्वेश्चन में हो सकता है 1 से 2 कंफर्म में फुल फॉर्म रहे। तो फुल फॉर्म आपको याद करेंगे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो पहला कमर्शियल कंप्यूटर या बिजनेस पर्पस ऐसे आप पूछे तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो प से पहला, प से परम, परम सीरीज के कंप्यूटर हैं और परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाए कौन सा है तो परम 8000। सुपर कंप्यूटर परम किस संस्थान ने बनाया था? तो CDEC ने। क्या? CDEC ने। तो ऐसे बोलते ना रही है तो एकदम जैसे वो एक लड़की कैसी है, परम सुंदरी, एक गाना है नहीं परम सुंदरी करके, तो ये परम सुंदरी है। तो कई जो थोड़े बेवकूफ टाइप के रहते हैं अपन बोलते ना ये तो परम C है ऐसे करके, ठीक है। तो परम C, तो परम जो भी परम के सीरीज के कंप्यूटर किसने बनाया, किस संस्थान ने बनाया? CDEC ने, ठीक है, CDEC, ठीक है। तो क्या है? परम CDEC है, ठीक है। तो CDEC का फुल फॉर्म याद रखना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये परम सीरीज के कंप्यूटर बनाते हैं और परम 8000 सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक। चलो रिवीजन पर्पज से वन लाइनर डेवलप कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। अमीन पटवारी का एग्जाम नज़दीक है और मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, ठीक है। कुछ हम कोर्स में भी ये वन लाइनर लेके आएंगे और कुछ यूट्यूब पर भी लाऊंगा, तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम यूटिलाइज हो। कोर्स में तो आपको वीडियोस देखना ही है, यूट्यूब में भी मैं जो डाल रहा हूँ उन वीडियोस को भी आप देखें रिवीजन करने के पर्पज से, ठीक है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज। कई बार यहाँ पर में पूछा जा चुका है। सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या है? बिट है, और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और यहाँ से मैंने आपको पूरा क्रोनोलॉजी भी बताया था। 1 बिट मतलब बाइनरी डिजिट और उसमें 0 और 1 होते हैं, ठीक है। फिर 8 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं? 1 बाइट बनाते हैं, 1 बाइट। फिर 1024 बाइट मिलके क्या बनाते हैं? 1 किलो बाइट बनाते हैं। ऐसी सिलसिला चलते जाता है, KB, MB, GB, TB, PB, फिर EB, ZB, याटो बाइट है ना, YB, उसके बाद YB, फिर BB, फिर एक और गियो बाइट आता है। ऐसे लाइन से आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है 1024, 1024, 1024। मेमोरी और स्टोरेज से रिलेटेड हम टॉपिक देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो देखो मेमोरी का मैंने आपको बढ़िया सा एक चार्ट बना के दिया था। मेमोरी 2 भाग में बांटते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक द्वितीयक। इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, टेम्पररी भी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्राथमिक मेमोरी, वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी, और टेम्पररी भी अस्थायी। ये सेकेंडरी मेमोरी, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, यानी कि नॉन वोलाटाइल मतलब जो चेंज ना हो, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अगर प्रकार देखें, 4 मेन प्राइमरी मेमोरी हैं, जैसे रैम है,
रोम है, इसमें से दो यहाँ पर लिया है, रैम और रोम, ठीक, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक, क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन के हिसाब से आंसर लिया गया है। और तीसरा रजिस्टर मिलेगा और चौथा कैश, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी याद रहेगा। कैश मेमोरी का प्रयोग किस लिए होता है? फास्ट डेटा एक्सेस के लिए। जहां आप कैश दे दो, पैसे वाला कैश दे दो तो आपका काम फास्ट होता है ना, तो बस फास्ट डेटा एक्सेस के लिए कैश। सबसे ज्यादा स्पीड सभी प्राइमरी मेमोरी में कौन सा है पूछा जाए तो रजिस्टर है, उसके बाद कैश लेना, सबसे स्पीड रजिस्टर देन कैश काम करता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। अगर सेकेंडरी मेमोरी को मैं बाइफर्केट करूं तो हम दो भाग में बांटे थे, याद आ रहा है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस के आधार पे, और दूसरा रैंडम एक्सेस के आधार पे। सीक्वेंशियल एक्सेस में एक उदाहरण था मैग्नेटिक टेप, इसको रट लेना, कई बार पूछा है मैग्नेटिक टेप किसका उदाहरण है? सीक्वेंशियल एक्सेस का। रैंडम को हम तीन भागों में बांटे थे, एक मैग्नेटिक डिस्क था, और मैग्नेटिक डिस्क में क्या पढ़े थे हम लोग? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फिर एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस था। ऑप्टिकल शब्द कहाँ यूज होता है? जहां लाइट का उपयोग हो जाए, लाइट के माध्यम से डेटा को रीड किया जाए, वो ऑप्टिकल कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल माउस, ठीक, तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिसमें सीडी, डीवीडी, ब्लू आरडी मतलब ब्लू रे डिस्क हो गया, या आपका एचवीडी हो गया, होलोग्राफ वर्सटाइल डिस्क हो गया। फिर लास्ट में फ्लैश ड्राइव या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस भी हम देखे थे। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आपका पेन ड्राइव आता है, ठीक है, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, इसी को हम ईईप्रोम का उदाहरण भी बोलते हैं। फ्लैश ड्राइव जो है या पेन ड्राइव जो है वो ईईप्रोम का उदाहरण है। ईईप्रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। मेमोरी कार्ड भी इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस है। इतनी सी बात क्लियर? संजय जी, आप कौन से टेस्ट का पूरा आप उसको डिटेल बताएंगे ना, कौन सा कौन से कोर्स का कौन सा टेस्ट सीरीज कौन सा नंबर, तो मैं उस पर देख लूंगा, चेक करवा लूंगा। आकाश सर तो बहुत पुराना टेस्ट शायद रेडी किए होंगे, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, डिटेल लिख के भेज देंगे। चलो, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण अभी मैंने बताया, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी, अभी मैंने बताया। कंप्यूटर में डेटा किसका द्वारा स्टोर हो जाता है? स्टोरेज डिवाइस के द्वारा स्टोर होता है कंप्यूटर में, ठीक है। रैम को वोलाटाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि पावर ऑफ होते ही डेटा मिट जाता है। तो सारे प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होते हैं, यानी कि अस्थायी। वोलाटाइल शब्द का मतलब भी याद रख लेना, अस्थायी। लेकिन एक उसका अपवाद है, किसका अपवाद है? प्राइमरी मेमोरी जो वोलाटाइल है उसका अपवाद है रोम, यानी कि रोम रीड ओनली मेमोरी अस्थायी न होकर स्थायी मेमोरी है, वोलाटाइल ना होकर नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। तो वोलाटाइल मतलब जो पावर ऑफ होते ही डेटा मिट जाए। रोम को नॉन वोलाटाइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पावर ऑफ होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस? इतने बार ये सवाल पूछे गए हैं। कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, ठीक है, जिस भी माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे वो इनपुट डिवाइस। ध्यान रखना, कभी कभार 100 क्वेश्चन भी आप दिलाते चलोगे ना, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए भी आपसे गलती हो जाएंगी, और यकीनन होता ही है। बहुत कम ऐसा अभ्यर्थी होगा जो 2 से 3 क्वेश्चन बेवकूफ़ी की वजह से गलती ना करे। हर एग्जाम में हो जाता है, हमसे भी हो जाता है। वो किस लिए होता है? वो हमारे अटेंशन की कमी की वजह से होता है। प्रॉपर अगर आप अटेंशन पे नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए टेस्ट सीरीज भी आप दिलाते हो ना, फुल एंड टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज दिलाओ उसको एज अ रियल टेस्ट दिलाया करो। ये नहीं कि आप बीच में खाने भी लग गए, बीच में किसी से बात भी कर लिए, फोन भी अटेंड कर लिया, ऐसा नहीं, उससे रियल एग्जाम की फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बोले सर ये सब क्वेश्चन काहे डरवा रहे हो? अरे ये सब में भी गलती हो जाती है, तो इजी क्वेश्चन में भी ध्यान देना है, अटेंशन देना है। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस इनपुट आउटपुट के आधार पर देखे तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन मैंने कल ही जो 20 MCQs कराया उसमें एक क्वेश्चन था स्टाइलस किस प्रकार का डिवाइस है। तो स्टाइलस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ये स्टाइलस, ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। अब पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस वो डिवाइस है जो कर्सर मूव करने का काम आता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में बहुत सारे डिवाइस आ जाएंगे। क्या? माउस आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा, माउस का ये एक रूप है, ट्रैक बॉल आ जाएगा, लाइट पेन आ जाएगा, स्टाइलस आ जाएगा,
ठीक है, स्टाइलस आ जाएगा। देखो मैं स्पीड से लिखता हूँ इसलिए मेरी राइटिंग खराब बनती है, जो राइटिंग पे बार बार टीका टिप्पणी करते हैं। नहीं तो अगर आराम से लिखूं तो भैया ये कंप्यूटर भी कंप्यूटर की तुलना नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग इतना सुंदर बनता है, तो इसके ऊपर टीका टिप्पणी ना किया कीजिए। लेकिन इतना धीरे लिखूंगा तो क्या मतलब, समय है नहीं। तो माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्टाइलस, जॉय स्टिक, टच स्क्रीन। बोले सर टच स्क्रीन, जी टच स्क्रीन को भी अपन पॉइंटिंग डिवाइस में ले लेते हैं। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? स्कैनर इनपुट है कि आउटपुट है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ये मेरे से एक बार गलती हो गया था, तब से मैं माथा पकड़ ले कि भाई इजी सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है। स्कैनर प्रिंटर टाइप का ही लगता है, और आजकल देखो प्रिंटर में स्कैनर भी होता है। स्कैनर तो एक अलग डिवाइस हो गया ना, उसका अलग मैकेनिज्म है। लेकिन जैसे अब भाई आप प्रिंटर लेके आओगे, खास करके लेजर प्रिंटर लेके आओगे, तो उसमें भाई स्कैन भी हो जाता है डॉक्यूमेंट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो स्कैनर कैसा डिवाइस है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके माध्यम से आप कंप्यूटर को कुछ देते हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल शब्द क्यों यूज किया गया है? ऑप्टिकल इसलिए क्योंकि इसमें लाइट का यूज होता है। ठीक है, तो आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट या इमेज ऐसे रखेंगे ना फ्लैट बेड में, उस पर लाइट पड़ेगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, वो बिट मैप इमेज में स्टोर होता है, और जब उसको कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाना होता है तो वो विजुअल फॉर्म में आपको शो करता है। ठीक है, तो स्कैनर से स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिट मैप इमेज में स्टोर होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे। माइकर का पूरा नाम क्या है? कई बार सवाल पूछा जा चुका है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन किस में यूज होता है? चेक में यूज होता है। ठीक है, चेक में यूज होता है। क्या यूज किया जाता है इसको रीड करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड डिवाइस में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से उसको रीड किया जाता है। ओएमआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जो आपके ओएमआर शीट बोलते हैं ना, वही ओएमआर है। ठीक है, ओएमआर शीट, तो वो ओएमआर नहीं है, वो आपको जो मिलता है वो ओएमआर शीट है, ओएमआर पेपर है, उस पे आप गोला करते हैं। तो ये कैसे मैकेनिज्म में काम करता है, इसको भी ऑप्टिकल नाम क्यों दिया है समझ आ जाएगा। 4 ऑप्शन है, तो भैया ओएमआर से रेज निकलते हैं, लाइट निकलते हैं, और जहां आप डार्क पेन सर्कल किए रहते हैं ना, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, तो समझ आता है कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया हुआ है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आप लिखे हैं उसके ऊपर से ऐसे ओसीआर को चला देंगे ना, तो वो जो कैरेक्टर है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बार कोड रीडर किस डिवाइस में आता है? बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, बार कोड लिखे रहते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट्स पे, ऐसे ट्यूं ट्यूं ऐसा दबेगा और वो पूरा प्रोडक्ट का डिटेल आ जाएगा, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन कैसा इनपुट डिवाइस है? और वर्गीकरण करे, ये कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट है। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, याद रहेगा। उसके बाद प्रिंटर, इससे तो इतना हर व्यापम एग्जाम में सवाल पूछ रहे हैं 2 से 3 बार। ठीक है, आकाश सर की जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वो अभी दंतेवाड़ा में पोस्टेड है, हमसे बहुत दूर चले गए हैं वो। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर है। फिर से मैं वही चार्ट बनाऊंगा। बोले सर इतना बार चार्ट बनाओ, जी बिल्कुल, इस चार्ट को पूरा आपको चार्ट लेना है। प्रिंटर को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 आधार पर। एक प्रिंट क्षमता के आधार पर, एक प्रिंट क्षमता के आधार पर, और एक इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट के आधार पर। इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट के आधार पर, प्रिंट क्षमता के आधार पर 3 प्रकार के प्रिंटर हैं। कैरेक्टर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट में अगर मैं इम्पैक्ट देखूं और नॉन इम्पैक्ट, तो नॉन इम्पैक्ट में 3 प्रिंटर लाते हैं। लाइट करके याद रख लेना, LIT, लाइट, लेजर, इंकजेट और थर्मल। इतने बार बताता हूं ताकि ये चार्ट याद हो जाए। इसके अलावा जो भी प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स इधर है क्या? नहीं, वो कैसा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर ठीक है, इंकजेट यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण CDDT करके मैंने याद किया था। C मतलब कैरेक्टर, D से डॉट मैट्रिक्स, D से डेजिबल, T से थर्मल। तो ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट करते, इसलिए कैरेक्टर प्रिंटर का नाम है। लाइन प्रिंटर, आपको कोई लाइन मारेगा तो आप थोड़ा बेसाले करके गाली बकोगे, तो बेसाले को क्या बोल सकते हैं? BSDK। ठीक है, तो बेसाले से दिख रहा है BSDK, बोले सर DK क्या पता नहीं। ठीक है, तो लाइन मारेगा तो BSDK करके गाली दोगे। तो B से रखना बैंड, BCDK, BC कर लेना। तो C से यार चैन, बैंड, चैन और ड्रम। D से ड्रम, K से कुछ नहीं है, B बैंड, चैन, ड्रम।
पेज प्रिंटर का उदाहरण है लेजर प्रिंटर। ठीक, चलो लेजर प्रिंटर किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग प्रिंसिपल, यह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज जनरेट करने वाला मैं पॉइंट बताया हूं। अभी जब प्रिंटर आपको पढ़ाया था तो प्रिंटर जब मैंने आपको पढ़ाया तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रिंटर है जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया, फिर ये तीनों लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर, तीनों के पूरे मैकेनिज्म मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे प्रिंट करके देता है, उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो जो लेक्चर देखे होंगे तो समझ गए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द क्यों आया। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर? इंपैक्ट प्रिंटर। इसमें सभी चारों तरफ एक व्हील जैसी आकृति रहती है, चारों तरफ कैरेक्टर्स रहते हैं। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? सीपीएस, एलपीएम, पीपीएम। ये पूछे गए सवाल है, मैं बता रहा हूं ये सारे पूछे गए सवाल है। कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट। कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट। प्लॉटर का प्रयोग किसके लिए होता है? प्लॉटर ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कभी कभार देखो अगर आपको सवाल पूछे कि सबसे बेस्ट क्वालिटी देने वाला प्रिंटर कौन सा है, उसमें बहुत सारे प्रिंटर हैं और लेजर आपका ऑप्शन रहे तो सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सा प्रिंटर देता है? लेजर प्रिंटर देता है। उसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन में प्लॉटर रहे ना तो आपको प्लॉटर को टिक मारना है, भले वो प्रिंटर में ही क्यों ना हो, तो प्रिंट करके ही देता है। थर्मल प्रिंटर किस चीज से प्रिंट करता है? हीट से। ये ऐसा मैकेनिज्म है जो हीट से जनरेट करता है जितने भी प्रिंट हुए। तो जो आपका पेपर है वो उसमें केमिकल लगे रहता है। ठीक है, वो एक थर्मल बेस्ड पेपर है। ठीक है, केमिकल बेस्ड पेपर है, उसमें हीट जनरेट करके शब्द उकेरे जाते हैं, चिन्ह उकेरे जाते हैं। प्रिंटर एक प्रकार का क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। और कैसा? हार्ड कॉपी। तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है लेकिन सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने वाला। ये हार्ड कॉपी मतलब जो पन्ने में आ सके, हमारे हाथ में आ सके, जिसको हम छू सके। सॉफ्ट कॉपी जिसको छू नहीं सके। बोले सर ये तो छू दिए, अरे इसको छू रहे हो, उसके अंदर का आइटम थोड़ी छू दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे भैया आप कैटरीना कैफ आ जाएगी तो कैटरीना कैफ को दे सकते हो। बोले सर छू रहा हूं तो कैटरीना कैफ को नहीं, तो आप मॉनिटर को अंदर थोड़ी घुस जाओगे, सलमान खान नाराज नहीं हो जाए। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। और ये मॉनिटर के प्रकार भी हैं। मॉनिटर का जब हमने प्रकार देखा था तो कलर के आधार पर देखे तो दो ही भाग में बांटे जाते हैं, मोनोक्रोम और कलर मॉनिटर। ठीक है, मोनोक्रोम और कलर। तो मोनोक्रोम जिसमें सिंगल रहे, कलर मतलब सारे कलर आए जो रेड, ग्रीन, ब्लू पर आधारित है। उसके बाद अगर टेक्नोलॉजी पर हम आए तो कैथोड रे ट्यूब, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन छोड़े आते हैं, सब याद आ रहा होगा मैकेनिज्म। तो कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी, फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, फिर ओएलईडी आया। तो ये सारे टेक्नोलॉजी याद रखना। फिर टीएफटी आया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक, चलो कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं? कई बार पूछा जा चुका है। 12 फंक्शन कीज होते हैं, F1 से लेके F2। मॉडिफायर कीज के उदाहरण बताइए? कंट्रोल और शिफ्ट। लेकिन ये नॉर्मल कीबोर्ड है। एप्पल मतलब मैकबुक का जो कीबोर्ड होता है उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। अभी तक सवाल नहीं पूछा लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया था कि कमांड हो गया है ना, ये सब आप ध्यान रखेंगे। कुछ मॉडिफायर कीज उसमें अलग होते हैं। फिलहाल कंट्रोल और शिफ्ट। और एक चीज और, सारे मॉडिफायर कीज स्पेशल पर्पस कीज हैं। सारे मॉडिफायर कीज स्पेशल पर्पस कीज हैं लेकिन सारे स्पेशल पर्पस कीज मॉडिफायर कीज नहीं है। स्पेशल पर्पस कीज में कौन कौन आता है? स्पेशल कीज में एंटर आ जाएगा, स्पेस बार आ जाएगा, बैक स्पेस आ जाएगा, एस्केप आ जाएगा, टैब बटन आ जाएगा। मतलब जो भी नंबर और अल्फाबेट के अलावा जितने कीज है सारी स्पेशल पर्पस कीज हैं, उनमें से कंट्रोल और शिफ्ट मॉडिफायर कीज में आ जाता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड, कीपैड कहाँ होता है? कीबोर्ड के दाहिने और राइट साइड रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा रहता है। एंटर की का उपयोग किस लिए होता है? कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, एंटर का कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। और देखो अगर आप ये एमएस वर्ड में एंटर पूछेंगे ना तो एंटर एक कर्सर फिर नीचे लाइन में आ जाता है। एस्केप का उपयोग करते हैं किसी भी काम को कैंसिल करने के लिए। कैप्स लॉक की अल्फाबेट को कैपिटल बनाता है। तो कैप्स लॉक अगर ऑन रहेगा तो बड़ा लेटर लिखाएगा, ऑफ रहेगा तो छोटा लेटर लिखाएगा, स्मॉल लेटर लिखाएगा। स्पेस बार का की वर्ड के बीच स्पेस देने के लिए। एरो की का उपयोग कर्सर मूव करने के लिए। इनको नेविगेशन कीज भी बोला जाता है। नेविगेशन मतलब जो दिशा डिसाइड करे, तो एरो की को नेविगेशन की भी बोलाता है। टैब का उपयोग पैराग्राफ में इंडेंट बनाने के लिए किया जाता है। बोले ये जो बीच बीच में स्पेस है ना, इंडेंट है। ठीक है, तो आप स्पेस दबाओगे तो एक लाइन आगे बढ़ेगा, इतना स्पेस दबाते जाओगे तो। लेकिन मेरे को इतना से इतना एक परफेक्ट स्पेस चाहिए तो टैब दबाऊंगा ना तो कर्सर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा। तो टैब की का उपयोग पैराग्राफ में इंटेंड बनाने के लिए किया जाता है। और टैब की का उपयोग किस लिए किया जाता है? अलग अलग सेक्शन में जंप करने के लिए। जैसे कभी आप फॉर्म भरेंगे,
सीजीपीएससी व्यापम कभी का फॉर्म भरेंगे, मान के चलो इधर आपका नेम भरने का दिया है, इधर फादर नेम भरने का दिया है, तो यहाँ पे आप लिख लिए, उसका टैब दबाएंगे ना तो इससे इस खंड में आ जाएंगे, तो टैब का उपयोग वहां पर भी किया जाता है। फंक्शन कीज का कार्य शॉर्टकट या स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए किया जाता है। रिफ्रेश करना है F5 दबा दिया, रीनेम करना है F2 दबा दिया, ठीक है, या सेव करना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना है F12 दबा दिया, तो शॉर्टकट या स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। इतना क्लियर? 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 और करेंगे। स्ट्रेस हो रहा है? देखिए, हर कैंडिडेट को, इवन टॉपर को भी लगता है कि भैया नहीं हो पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हर रोज वो भी स्ट्रेस्ड है, हर रोज वो भी डिप्रेस्ड है ना, हर रोज हर कोई चिंतित अवस्था में ही रहता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप सीख जाए ना, बहुत किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, हर एक चीज़ का समय होता है। अब देखो, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। स्ट्रेस तभी होगा जब आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे। ये भगवत गीता का एक श्लोक है, लोग बहुत ही सामान्य सोचते हैं, लेकिन इतना मजेदार श्लोक है, इतना काम का श्लोक है। दर्शन छुपा उसके पीछे, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचना, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचना। अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फल पर अधिकार नहीं है। तो आपका अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है। जिस दिन आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे उस दिन टेंशन होगा, जिस दिन काम के बारे में सोचोगे ना, अपने पढ़ाई के बारे में सोचोगे, उस दिन मोटिवेटेड रहोगे। तो आपको जो काम करना, जो पढ़ना, उस पर आप फोकस करो। रिजल्ट पे फोकस करोगे तो स्ट्रेस होगा। ये जितना स्ट्रेस पर्सन है ना, सब रिजल्ट के बारे में सोच रहे, होगा कि नहीं होगा। अरे पहले पढ़ लो, स्ट्रेस नहीं हो, ठीक है। चलो आगे 51 से लेके 100 तक करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, ठीक है। बोलते ना कौन सा ओएस है? विंडोज है, बोले ठीक। लाइनक्स का है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसमें याद रखना ओपन सोर्स या फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनक्स है। इसको ऐसे याद रख लेना कि जब भी कोई चीज फ्री मिले तो फ्री मिलता है तो लाइन लग जाता है, लाइन से लाइनक्स आपको याद रखना, या लिनक्स बोलते हैं। इसका आविष्कारकर्ता कौन थे? तो लाइनस टोरवाल्ड्स। इसका आविष्कारकर्ता कौन थे? लाइनस टोरवाल्ड्स। अभी जैसे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा था, तो कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स बताए मैंने इंपॉर्टेंट, उसमें से एक और चीज है अभी मेरे ध्यान में आ रहा है। ये लाइनक्स देखा ना तो मुझे ध्यान आया, जितने भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका एक लिस्ट बना लेना, ओपन सोर्स और क्लोज्ड वाले। उसको मैं बहुत सारे रिलेट करा के याद कराया हूँ, है ना। खैर मेरे सब्जेक्ट में तो है ही, लेकिन उसको आप याद रखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड्रॉइड किस पर आधारित है? लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या है? तो हार्डवेयर और यूजर के बीच ब्रिज का काम करना। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ही ऑपरेट करना, तो ये हार्डवेयर और यूजर के बीच एक कड़ी का काम करता है। ओएस नहीं रहेगा तो कंप्यूटर डब्बा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर डब्बा है। ये आपको मालूम, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लैपटॉप ही लेंगे ना 60-70 हज़ार का, तो विंडोज का ही वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 15-20 हज़ार रुपये में वही मिलता है, ठीक है। बोले सर नहीं, तो फिर हम तो करवाते हैं, 1000 रुपये में डलवा लेते हैं, वो पायरेटेड वर्जन है सब। ओरिजिनल जाओगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम महंगा आता है, ठीक है। तो ओएस का मुख्य काम क्या है? हार्डवेयर और यूजर के बीच ब्रिज का काम करना। ये नहीं है तो कंप्यूटर का है डब्बा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें से एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करते हैं, जैसे विंडोज हो गया, जैसे लाइनक्स हो गया, जैसे यूनिक्स हो गया, ठीक। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन देखो फिर से बता ही देता हूं अच्छे से। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि ये नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, अलग से यूटिलिटी बढ़ाने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका या सॉफ्टवेयर में ना अपन इसको एक और उदाहरण दे सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आपको मिल जाएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आते हैं, ठीक है। असेंबलर, ये सब लैंग्वेज ट्रांसलेटर में आते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐप बोल देते हैं। अरे आपके मोबाइल में जो ऐप चल रहा है वो तो एप्लीकेशन ही है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। बोले सर फिर यूटिलिटी में क्या आता है? यूटिलिटी ऐसा है जो आपके कंप्यूटर को स्मूथ रन करने में हेल्प करता है, कंप्यूटर को स्मूथनेस प्रदान करता है। वो नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा, जैसे एंटीवायरस।
जैसे एंटीवायरस, जैसे कोई बैकअप चीज हो गया, तो एंटीवायरस क्या नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, चलेगा, स्लो हो जाएगा, वायरस इफेक्ट करेगा, स्लो हो जाएगा कंप्यूटर, कोई डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन चलेगा तो वायरस, एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो याद रखेंगे आप। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर। बोले सर ये कैसे, मैंने बताया ना सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांट सकते हो, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार का होता है, एक होता है असेंबलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसके डायरेक्ट मैंने उदाहरण ही बताए थे, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर, असेंबलर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। असेंबलर वो है जो असेंबली लैंग्वेज करता है, इंटरप्रेटर भी, कंपाइलर भी, सब ट्रांसलेट करने का काम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप टूल, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर में परमानेंटली एम्बेडेड होता है। बोले सर ये नहीं समझ आया, फर्मवेयर भी एक सॉफ्टवेयर ही है, फर्मवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को क्या करना है वो बताता है, हार्डवेयर को कैसे काम करना है वो बताते हैं, बस इतना याद रखना इजी लैंग्वेज में। इतना एम्बेडेड, परमानेंटली एम्बेडेड होता है, मतलब परमानेंटली उसमें स्टोर रहता है, समझो। बूटिंग क्या कहलाता है, बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। बूटिंग का फुल फॉर्म मेरे को बताना, बूट का फुल फॉर्म, बूटिंग नहीं, बूट का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। तो बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया, लेकिन मैंने बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेकेंडरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में आता है, ये प्रोसेस को हम लोग बूटिंग कह लेते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होना बूटिंग कहलाता है, लेकिन हम इसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर का चालू होना बूटिंग कहलाता है। वो 2 टाइप का होता है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, अगर मैं नॉर्मल बंद कंप्यूटर को चालू कर रहा हूं, कोल्ड बूटिंग। चालू कंप्यूटर को बंद करके तुरंत फिर से चालू करो, जिसको रिस्टार्ट करना बोलते हैं, तो वो वार्म बूटिंग हो जाएगा। MS ऑफिस, MS वर्ड का प्रयोग किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। देखो आप जितने भी MS के प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया और MS एक्सेस, एक्सेल अलग है, एक्सेस अलग है, ये 4 को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो MS ऑफिस के ये पैकेज है ना, ये 4 पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। MS वर्ड में इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया था, MS वर्ड किस काम आता है, डॉक्यूमेंट बनाने में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में। एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी चीज को अरेंज करने का काम आता है या कैलकुलेशन करने का काम आता है। और जो एक्सेस है वो DBMS का उदाहरण है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट बनाने, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे 64 पॉइंट। MS वर्ड में डिफॉल्ट फोन क्या होता है, कैलिबरी बॉडी। ये देखो जो टाइपिंग करता होगा जानता होगा, हल्का फुल्का कभी MS वर्ड में खोले होगे तो यही लिखाता है। अलग अलग फॉन्ट होता है ना लिखने का शैली, जैसे ये सीधा लिखा हुआ है, थोड़ा कर्सिव होता है, अलग अलग। क्या एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, इक्वल साइन। बोले सर इक्वल साइन कैसे, ये वाला, तो फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू, ये इक्वल साइन लगता है। एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या होता है, कॉलम प्लस रो। बोले सर क्या समझ नहीं है, अरे जैसे आपका एक बॉक्स में ना, आप जहां पे भी आपका एक्टिव सेल रहेगा उसका एड्रेस बता देगा, एड्रेस बार बोलते हैं उसको, एक्सेल में एड्रेस बार बोलते हैं, ठीक है। तो वो अगर बता रहा है B4, इसका मतलब है कि सबसे पहले कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम ABCD ऐसे करके रहेगा, तो ये B में है। और चौथा नंबर मतलब रो 1 2 3 4 ऐसे। अगर सेल यहां पर है तो आपका एड्रेस बार में क्या बताएगा, B4, यानी कि पहले कॉलम फिर रो। वही उदाहरण दिया A1 इस टाइप का। ब्रिंगिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू मेमोरी, जी बिल्कुल सही। बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर, नहीं सर जी, आप गूगल से देख के, ये आप गूगल वाला देख के आप बता रहे हो, लेकिन ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। जिस बूट की मैं बात कर रहा हूं वो ब्रिंगिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू मेमोरी है। ये वाला का क्वेश्चन का नोट्स मिलेगा सुप्रिया साहू जी, बिल्कुल मिलेगा जी, जो पढ़ा रहे नोट्स के लिए मिलेगा। यूट्यूब में जो चीज़ डलता है वो टेलीग्राम में मिल जाता है, और अगर मैं कोर्स में पढ़ा रहा हूँ तो कोर्स के आपके फोल्डर में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में रहता है, ठीक है। तो कोर्स का जो वीडियो है उसमें ही चलेगा। हालांकि यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करने का सोचा हूँ उसको, क्विक रिवीजन के लिए। ये थोड़ा सा देखो स्पेशियस रखा है मैंने, चाहे तो कितने पेज का होगा, लगभग ये 8-10 पेज का होगा, लेकिन चाहे तो इसको 2-3 पेज में भी समाहित किया जा सकता है, ये यहाँ पे सामने आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेस इसलिए बचा के रखता हूँ, आपके मन में या मेरे मन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आए तो मैं उसको वहाँ पे नोट डाउन कर सकूँ। इसको आप प्रिंट आउट निकलवाओगे
ये अच्छा काम आ जाएगा। अगर आपको ये वाला सीरीज पसंद आएगा ना, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन मोड इसी में ही करवा दूंगा, ठीक, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है। मैं लंबा लंबा चीज़, इसलिए मैं ट्रायंगल का जो वीडियो था कल मैथ्स के सेक्शन में थोड़ा सा तेजी से कराया, ठीक है। आप इसको प्रिंट आउट करवाएंगे ना तो एक ही पेज में 2 हिस्से करवाना, ठीक। पावर पॉइंट में स्लाइड शो किस की से शुरू होता है? F5 है ना। पावर पॉइंट में स्लाइड शो F5 से शुरू होता है, ठीक है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो F5। वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C, और उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। शॉर्टकट की को देख के ही जाना। मैं अगर गारंटी के साथ लिख के दूं कि यहाँ से क्वेश्चन है, तो उसमें से कुछ टॉपिक मैं बता सकता हूँ, जैसे ऑफिस के पूरे पैकेज हो गया MS ऑफिस वाले, ठीक है। और दूसरा, उसी के शॉर्टकट की वहाँ से सवाल रहते हैं, फुल फॉर्म से सवाल रहते ही रहते हैं। एंटीवायरस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हो गए, एंटीवायरस के प्रकार हो गए, वेब ब्राउजर के प्रकार हो गए, सर्च इंजन के प्रकार हो गए, यहाँ से गारंटीड रहता ही है, ठीक है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, और नहीं आएगा तो आप 1 लाख रुपए ले लेना, लेकिन किससे? व्यापम विभाग से, ठीक है, मेरे से नहीं। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट का जनक कौन है? विंटन सर्फ। तो कभी सुनना इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हैं, सर्फिंग करना, सर्फिंग करके आना, ऐसा गूगल करके आना, सर्फिंग करके आना, ऐसा करके बोलते हैं। तो इंटरनेट का जनक कौन है? बोले विंटन सर्फ। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ये टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक है, याद आ रहा होगा, ब्रूस ली से याद किए थे, ब्रूस ली से बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP एड्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है? नेटवर्क में पहचान के लिए। मैंने बोला हर नेटवर्क का, हर सिस्टम का, हर कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस एक प्रकार का आधार कार्ड है, कंप्यूटर का, सिस्टम का आधार कार्ड है, नेटवर्क का आधार कार्ड आप बोल सकते हो। उसके वजह से हम किसी भी सिस्टम को ट्रेस कर सकते हैं। IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मॉडम का उपयोग, सबसे पहले मॉडम का फुल फॉर्म याद रख लेना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए मॉडम को यूज किया जाता है। वाईफाई का फुल फॉर्म, ये भी पूछा जा गया सवाल है, वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म है। ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बोले सर ये क्या आइटम है? तो जैसे जियो है, ये क्या है? ISP है। ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे यहाँ अगर वाईफाई लगा हुआ है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तो क्या है? जियो का लगा हुआ है। वैसे एयरटेल भी ISP है, BSNL ISP है, ठीक। ब्लूटूथ का उपयोग शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, ब्लूटूथ, ठीक है। बोले ना ब्लूटूथ ऑन करना, यहाँ पे जैसे अगर मैं ये हेडफोन सुन रहा हूँ भैया, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है वो, ठीक। किससे कनेक्टेड है? ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अब थोड़ा कंप्यूटर सिक्योरिटी और वायरस से रिलेटेड देख सकते हैं। ये सब देखो, अगर आपको दिख रहा होगा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया ना, उसी से रिलेटेड MCQs निकाले हैं ज्यादातर। और किसी कोई डाउट? जी PDF बिल्कुल डलेगा जी। ऐड मत लगाओ, ऐड मत लगाओ। PDF बिल्कुल डलेगा भैया। मैं रख के क्या करूँगा? तो ये तो आप ही के लिए है, मैं पढ़ के क्या करूँगा, ठीक है। तो सारा PDF डलेगा, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। नोटिफिकेशन भी डाल देना, वही नोटिफिकेशन भी डाल देना, और टेलीग्राम में भी डाल देना इसको। चलो भैया, वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो भैया वायरस अकेले एक शब्द नहीं है, उसका पूरा फुल फॉर्म है, पूरा सेंटेंस है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सीज कर लेना मतलब कब्जा कर लेना, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रिसोर्स है आपको क्या हो गया भैया? कब्जे में हो गया है, वायरस वही है, ठीक है। वायरस भेज के दूसरे का पूरा डेटा उड़ा लिए। एंटीवायरस का काम क्या है? वायरस को डिटेक्ट करना और रिमूव करना, है ना। जैसे वायरस एक कोड है, सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस भी ऐसी प्रोग्राम है जो वायरस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं, जैसे एंटीवायरस उन्हीं वायरस को पकड़ पाता है जिसके लिए कोडिंग पहले से डेवलप की गई। कोई नया वायरस आएगा ना, तो फिर वो एंटीवायरस उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। अभी जितने भी नॉन वायरस हैं, एंटीवायरस सिर्फ उन्हीं को पकड़ सकता है जिसके लिए ऑलरेडी कोडिंग है, ठीक, सिस्टम है। जैसे भाई कोरोना वायरस आ गया, तो पहले से जो वायरस है उसके लिए कोई एंटीबॉडी तैयार की जा चुकी है। कोरोना लेकिन नया टाइप का आ गया, भाई कोई चमगादड़ वमगादड़ का सूप पी के कोरोना फैला दिए, तो नया प्रकार का वायरस हो गया। तो उसको हमारा बॉडी सह पाया गया नहीं, तो कई लोग उस चक्कर में डील नहीं कर पाए उससे, ठीक है। तो उसके लिए एंटीबॉडी तुरंत तैयार हो पाएगा नहीं। तो एंटीवायरस सिर्फ उन्हीं वायरस को पकड़ सकता है जिसके लिए ऑलरेडी कोडिंग डला हुआ है, ठीक। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया था? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। ये फायरवॉल क्या है?
नाम से क्लियर है, फायरवॉल एक ऐसा दीवार जिसमें आग लगा हुआ है। तो बोले सर ये क्या काम कर रहा है? ये आपके नेटवर्किंग में जो भी आप इनकमिंग आउटगोइंग हो रहा है नेटवर्क में, सूचना आदान प्रदान हो रहा है, ठीक, तो उसके बीच में क्या आ रहेगा, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उस सब का काम करता है। ये फायरवॉल एक प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, समझ लो। नेटवर्किंग की दुनिया में सिक्योरिटी गार्ड कौन है? बोले फायरवॉल। ट्रोजन हॉर्स क्या है? मैलिशियस प्रोग्राम है जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, ठीक है। मैंने आपको मैलवेयर बताया, मैलवेयर, मालवेयर प्रोग्राम, मेलवेयर, मालवेयर जो बोलना चाहे बोलो। मेलवेयर प्रोग्राम के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एक वायरस हो गया, ठीक है, स्पाईवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, और क्या हो गया? ट्रोजन हॉर्स हो गया, और क्या है? वॉर्म हो गया। तो वायरस और वॉर्म ये दोनों रेप्लिकेट करते हैं, वायरस और वॉर्म रेप्लिकेट करते हैं, ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट नहीं करता, ठीक है। स्पाईवेयर में वो रेप्लिकेट होना नहीं होना वो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। वायरस और वॉर्म रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि खुद की अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं। ट्रोजन हॉर्स अपनी प्रतिलिपि नहीं बनाता। बोले सर ये चारों आइटम क्या है? चारों मैलवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। मैलवेयर प्रोग्राम ऐसे या मैलिशियस, मैलिशियस मतलब होता है दोषपूर्ण, ठीक है। अलग अलग प्रकार के दोष हो जाते हैं ना, वैसे ये चारों अलग अलग प्रकार करके है दोष है, ठीक है। तो ये सब दोषपूर्ण प्रोग्राम है, मैलिशियस प्रोग्राम है, ठीक है। फिशिंग क्या है? फिशिंग है फेक वेबसाइट द्वारा पासवर्ड चोरी करना, फेक वेबसाइट प्रोवाइड करके, फेक लिंक प्रोवाइड करके पासवर्ड, आपके जितने भी इंफॉर्मेशन जो पासवर्ड है, सब चीज़ जितने भी आपके वाइटल इन्फॉर्मेशन है उसको चुराना फिशिंग कहलाता है। ये जो एक टॉपिक में फिशिंग, स्पूलिंग, स्पूफिंग, ये सब टर्म्स जितने भी मिलते जुलते हैं बताएं, उसको ध्यान से पढ़ना। हैकिंग का क्या मतलब है? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। आपका जो भी सिस्टम है, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, अगर वो अनऑथराइज्ड वे में कब्जा कर लिया गया उसको, या अनऑथराइज्ड एक्सेस, एक्सेस मतलब उसको यूज कर लेना, ठीक है, तो क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाएगा वो? हैकिंग कहलाता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग भैया एक्सेस करके रखते नहीं पार्टनर का, एक बोले किससे किससे बात कर रहा हो, बोले एक ऐप से डिसाइड हो जाएगा, ऐप से मालूम चल जाएगा, तो क्या है वो भी आप भी हैकिंग कर रहे हो, आपको मालूम हो ना हो, लेकिन आप हैकर बन चुके हो, ठीक है। क्यों? आप भी भैया अनऑथराइज्ड उसके बिना परमिशन के ओटीपी लेके एक ऐप इंस्टॉल कर लिया अपने में, और जो भी कॉल में बातचीत हो रहा है सब डिटेल आपके पास जा रहा है, तो आप भी क्या हो? हैकर हो, ठीक है। तो ये हैकिंग का अर्थ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। स्पाईवेयर क्या करता है? यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करता है। नाम से स्पाई है, जासूस करने का काम, जासूसी करने का काम है। तो जो भी आप कीवर्ड में टाइप कर रहे हो या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, सबका सब रिकॉर्ड हो जाता है। रैंसमवेयर क्या है? डेटा को एनक्रिप्ट करके मनी डिमांड करना। रैंसम मतलब ही, रैंसम किडनैप करके क्या मांगते हैं? क्या बोले? फिरौती। हाँ, रैंसम का मतलब ये फिरौती है ना, रैंसम मतलब ही फिरौती है, ठीक है। रैंसमवेयर क्या है? डेटा को एनक्रिप्ट करके मनी डिमांड करना। मान के चलिए ऐसा बात लीक हो गया, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, तो क्या कहलाएगा फिर? रैंसमवेयर, ठीक। स्पैम जो भी अनवांटेड है, जो भी अवांछित है वो क्या है? स्पैम है। जो भी अवांछित है वो क्या है? स्पैम है। अनवांटेड ईमेल मैसेजेस या अनवांटेड मैसेजेस, ठीक है, सारे के सारे क्या है? स्पैम है। कैप्चा का पूरा नाम क्या? कैप्चा कोड समझते हो क्या? ये देखना, जितने भी फॉर्म भरोगे ना, तो कोई भी रोबोट के माध्यम से फॉर्म ना भर ले भाई, ठीक, या बॉट के माध्यम से, तो एक कैप्चा कोड आता है। तो वो कैप्चा क्या है? ठीक, कैप्चा है, कैप्चा, खोपचा, जो पढ़ना पड़े। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, ठीक है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, किस लिए टेस्ट है? टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, मतलब अलग करे भाई, कोई बोर्ड सिस्टम और इंसान को अलग करे। जी कोशिश करेंगे साहू मैडम। वो एक वार्म, वो वार्म ये वाला वार्म नहीं है, ये जो वार्म है वो गर्मी वाला वार्म है, गर्मी देने वाला वार्म है, ठीक है। और ये वार्म एक साइंस वाला कीड़ा वाला भी वार्म है, एक राइड वंस रीड मेनी, हाँ जी बिल्कुल, उसको भी बोला जाता है। लेकिन मैं जिस वार्म की बात किया वो मैलिशियस प्रोग्राम वाला वार्म है, ठीक है जी, बिल्कुल उसको भी बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म होने के कगार पे है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के तीन मुख्य घटक क्या है? एएलयू, सीयू, एमयू, याद रखना। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका काम क्या होता है? जितने भी कैलकुलेशन और रीजनिंग वाले पार्ट हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने का काम है। कंट्रोल यूनिट का काम पूरा कोऑर्डिनेट करने का होता है, कंट्रोल ऑपरेशंस ये देखता है। एमयू का काम, मेमोरी यूनिट का काम होता है स्टोरेज देखना।
माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? इंटेल कंपनी ने 1971 में। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान रखेंगे आप जो जब कंप्यूटर बूट होता है, बूटिंग करते हैं, तो पहला सिस्टम जो ऑपरेट होता है वो होता है बायोस। और बायोस क्या करता है? बायोस करता है पोस्ट। बोलिए पोस्ट क्या आइटम है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पोस्ट एक्टिवेट करता है। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये चेक करता है कि सब इसके जो पुर्जे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये क्या होता है? पोस्ट। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है। इस मदरबोर्ड का और नाम है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोलते हैं। मदरबोर्ड का एक और नाम है लॉजिक बोर्ड। ठीक। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। जीयूआई का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर और एक्सेस करना। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोर करना और एक्सेस करना। क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं, नहीं क्लाउड स्टोरेज पढ़े होगे। ये आपके 100 वाले रहे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।